Good morning, students. Myself Pankaj Purushottam again with a new poem, The Ball Poem, composed by John Barryman. With its detailed analysis and description, you will be able to find the things very clearly in this poem. तो हम स्टार्ट करते हैं. हिंदी एक्सप्लेनेशन भी रहेगा क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर ढंग से स्टूडेंट समझ पाते हैं. The Ball Poem. Ball poem is a poem which gives you some spiritual teachings also, you may say. कुछ आध्यात्मिक बातें भी इसमें हैं, कुछ मेटाफिजिक्स से रिलेटेड बातें इसमें हैं और ऐसी चीज़ें जो प्रायः हम अपने पोसेशन में रखते हैं और या कोई हमारे करीबी होते हैं, हमारे नियर एंड डियर होते हैं और वो अचानक अगर कुछ हम उसको लूज कर जाते हैं, हमसे बिछड़ जाते हैं, कोई चीज़ खो जाती है, तो जो हमारी मन स्थिति होती है, जो हम डेस्परेट होते हैं, उसको कंसोल करता हुआ एक सूदिंग पोएम है द बॉल पोएम. इस पोएम में पोएट ने एक लड़के का जिक्र किया है जो अपने गेंद के साथ, बॉल के साथ खेल रहा होता है और वह गेंद अचानक से उछलते हुई जाकर पानी में गिर जाती है और खो जाती है और यह लड़का डेस्परेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, काफ़ी शॉक्ड है वो इस गेंद को खो जाने से, क्योंकि उस गेंद से वो बचपन से खेलता हुआ आ रहा है, उसके साथ वो इमोशनली अटैच्ड हो गया है और अचानक वो इस जो प्यारी चीज़ है वो बिछड़ जाती है और इससे उसकी जो मानसिक शारीरिक स्थिति है वो इस पोएम में दिखाई पड़ता है. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go. पोएम में खास बात यह है कि ये फ्री वर्स में लिखा गया है, विदाउट राइम, और इसमें एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर ये पोएम है, एक राइटिंग के तौर पर है. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. वह लड़का जो अपनी इस गेंद के साथ खेल रहा है, उसकी यह गेंद काफ़ी तेज़ी से उछलती हुई जाकर सड़क के पार पानी में गिर जाता है और यह लड़का उसको देखता है. पोएट भी वहाँ पर खड़ा होकर ये सब को वॉच कर रहा है और वह सोचता है कि अब यह लड़का क्या करेगा जिसकी यह गेंद वो पानी में चली गई है. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे मैरिली बाउंसिंग. मैरिली बाउंसिंग हियर मीन्स दैट इट इज़ टेकिंग अ बिग जंप, लिपिंग ओवर एंड बाउंसिंग एंड गोज इनटू द वाटर. वो हार्बर है, समुद्र के किनारे की जगह, जहाँ पर कि ये अक्सर आकर अपने उस गेंद के साथ खेला करता है और यह उछलते हुए सड़क होते हुए पानी में जाकर बॉल गिर जाता है. तो वर्ड नोट कीजिए, मैरिली. मैरी ऐसे जानते होंगे, हैप्पीनेस. यहाँ पर इस वर्ड का मतलब होता है कि यह गेंद तेज़ी से उछलती हुई, बाउंस करती हुई जाती है और सड़क के पार और पानी में वो गिर जाती है. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down. और जैसे किसी बच्चे का कोई खिलौना उस जिससे वह काफ़ी
अटैच्ड हो गया है, इमोशनली अटैच्ड है, जिसके साथ वो खेलता आ रहा है, अगर वो टॉय, वो खिलौना अचानक उससे टूट जाती है, खो जाती है, तो वो जो बच्चा है वो जो जिस मानसिक स्थिति से गुजरता है उसकी डिस्क्रिप्शन है बिल्कुल वैसा ही। पोएट कहता है कि एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। उस गेंद को पानी में जाते हुए देख करके यह लड़का एक शॉकिंग कंडीशन में आ जाता है, सैड हो जाता है, ग्रीफ। सैड एंड दिस ग्रेटली अफेक्ट्स द बॉय। वर्ड मीनिंग्स आपको याद करने होंगे, ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, अगर ये पोएट आता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पोएम भी है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड फॉर मेनी वर्ड्स रहते हैं, इसलिए आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और वहाँ वो जड़वत खड़ा होकर थरथराता हुआ, कांपता हुआ, ट्रेम्बलिंग, उस गेंद को पानी में जाते हुए देखता है। All his young days into the harbor where his ball went, and that boy used to play with that ball since his young age. बचपन से ही वह उस बॉल से खेलता हुआ आ रहा था, और इस तरह से वह स्वाभाविक तौर पर, नेचुरली, उसके साथ इमोशनली, भावनात्मक रूप से जुड़ गया था, अटैच्ड हो गया था। पोएट कहता है नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, और ये इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है ये कहना है कि तुम्हें दूसरी गेंद भी मिल जाएगी। इस लाइन का अर्थ ये हुआ बिकॉज द बॉय हैज़ अटैच्ड हिमसेल्फ विद दैट पर्टिकुलर बॉल, because he has been playing with that ball since his young age, and no other ball as an alternative will give him a satisfaction or happiness as the lost ball has given to him. तो इससे दूसरे बॉल दे देने से उसको वो मानसिक संतुष्टि नहीं होगी, वह संवेदनशीलता नहीं होगी, वह भावनात्मक लगाव नहीं रहेगा। इसलिए पोएट कहता है कि इसको समझाने का कोई यूज़ नहीं है, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ये बिल्कुल स्टैंड्स रिजिड, स्टिफ, अकड़ा हुआ, ट्रेम्बलिंग, कांपता हुआ, स्टेयरिंग डाउन, देखता है उस बॉल को जो पानी में धीरे धीरे जाते हुए आंखों से ओझल हो जाती है। यहाँ पर वर्ड आपका रिजिड है, स्टिफ। I would not intrude on him, a dime another ball is worthless. पोएट कहता है कि वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंट्रूड, अनाधिकार प्रवेश किसको कहते हैं, घुसपैठ नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। और यह कहकर कि एक डाइम में दूसरी बॉल भी आ जाती है जिसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। डाइम 10 सेंट को कहते हैं 10 सेंट्स यूएस। 10 सेंट का एक डाइम होता है। तो पोएट कहता है कि यह बॉल जो है वो इतनी छोटी चीज़ है जो 1 सेंट में आ जाएगी, 10 डाइम्स में आ जाएगी, जो इसकी बहुत कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी वह उस बच्चे को समझाना नहीं चाहता है, कहना नहीं चाहता है।
Now he senses first responsibility in a world of possessions. अब उस बच्चे को यह पहली जिम्मेदारी हो गई है अपने चीज़ों को संभाल कर रखने की, केयरफुल रखने की। और ये उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने इस गेंद के खोने से सीखी है। People will take balls, balls will be lost always, little boy. And now the poet wants to console him by saying that the things which we possess are meant to be lost someday. कोई जिस चीज़ हमारे पास होती है वो एक न एक दिन हमसे बिछड़ ही जाती है, वो खो जाती है। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बॉल को वापस नहीं ला सकता है जिस बॉल के साथ वह लड़का एक भावनात्मक रूप से जुड़ गया हुआ है, एक इमोशनली अटैच्ड। हम किसी चीज़ से जो इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं वो चीज़ वापस नहीं आती है, उसकी ऑल्टरनेटिव होती है लेकिन उसका कोई जगह ले नहीं पाता है। और पैसे से, मनी इज एक्सटर्नल, पैसा बाहरी चीज़ है, उससे इसको नहीं खरीदा जा सकता। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। और इस बात को, इस जीवन की इस सीख को वह सीख रहा है अपनी विचलित नज़रों से, डेस्परेटली। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, द नॉलेज ऑफ लॉस। नॉलेज ऑफ लॉस क्या है? आवर लाइफ इज टेरिबली ट्रांजेसेंट। हमारा जीवन अत्यंत ही नाशवान है, टेम्पररी है। इसमें जो जीवन है, जो चीज़ें हैं, वह बिल्कुल टेम्पररी हैं एंड दे आर बाउंड टू डिके, दे आर बाउंड टू लूज। चाहे वह कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई पर्सन हो। और यह नॉलेज इस गेंद को खो जाने के बाद उस लड़के को हो रही है, यह ज्ञान हो रहा है। तो यहाँ पर वर्ड है एपिस्टेमोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड एपिस्टीम से लिया गया है। इसका अर्थ होता है नॉलेज। Derived from Greek word episteme, means knowledge. To understand, ज्ञात होना। The epistemology of loss, how to stand up. हम अपने इस स्थिति से कैसे सामना कर सकते हैं, स्टैंड अप कर सकते हैं। हाउ वी कैन कोप अप विद दिस सिचुएशन इन द आवर ऑफ क्राइसिस। उस क्राइसिस से हम कैसे निपट सकते हैं, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। और ये जानते हुए हम जानते हैं कि हर एक व्यक्ति को, पोएट कहता है कि इस बात को जानना पड़ता है। एक दिन लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जो इस नॉलेज ऑफ लॉस को वो समझता है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत लोग तो बहुत पहले से, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान हैं, वो समझते आ रहे हैं इस एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस और इस फिलॉसफी ऑफ लाइफ को, जीवन के इस दर्शन को, कि कोई भी चीज़ हमारे पास जो है वो परमानेंट नहीं है, हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं है, वेदर इट इज़ एन ऑब्जेक्ट और ए पर्सन और लविंग वन। तो इस बात को हमें सीखना होगा। इसमें कुछ एक दो पॉइंट हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला, द लर्निंग ऑफ द थिंग विच इज़ बाउंड टू बी लॉस्ट।
और दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर थिंग्स सेफली केयरफुली। ये पहली जिम्मेदारी है कि हम उसको सुरक्षित रखें, उस पर केयर करें। और अगर वो लड़का इस बात को समझता तो वो उस तरह से बॉल को स्ट्रीट पर नहीं खेलता जो उछलते हुए हार्बर में जाकर गिर जाता है, पानी में वो बह जाता है। हार्बर कहते हैं बंदरगाह को जहाँ पर जहाज़ वगैरह आकर रुकते हैं। और दूसरी, अगर वो चीज़ खो भी जाती है तो इस नॉलेज ऑफ लॉस को भी समझना होगा कि ऐसी कुछ चीज़ें समाप्त होने के लिए ही होती हैं, वो एक न एक दिन हमसे दूर हो जाती हैं। तो इस पर शोक प्रकट करना, ग्रीफ, ट्रेम्बल विथ सैडनेस, ये सब वर्थलेस है, बिकॉज दीज थिंग्स आर बाउंड टू डिके, बाउंड टू बी लॉस्ट, एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्पररी। मेरे ख्याल से आप इस पोएम को समझ गए होंगे। आप इसको रिप्ले कर कर फिर से लाइन बाय लाइन, क्योंकि मैंने बिल्कुल लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन किया है, डिटेल एनालिसिस की है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो इस पर एक समराइजेशन होगी और फिर आप उसको डिटेल करिए। फिर हम आपको और क्वेश्चंस के जो मोड हैं उसके बारे में बताएंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब अस आवर चैनल Success Point by Gaurav and Pankaj Purushottam for math, science, chemistry and English.